चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट ऑन द रिसोर्सेज। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कि किस बेसिस पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज है उनको देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि किस तरीके से उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ, कैसे उनकी मतलब धीरे धीरे करके वो डेवलप हुए। वो जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को देख रहे हैं। द फर्स्ट एक्चुअल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट के बेसिस में हम लोग फर्स्ट देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? whose quantity is known and they are being actually used in the present time। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी का हमें पता है, और ऐसे रिसोर्सेज के जिसको अभी हम राइट नाउ यूज कर रहे हैं, वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों इसका मेरे पास पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। ठीक है, बात करें कि पेट्रोलियम जो है एशिया के पश्चिमी भागों से जो हमें मिल रहा है, जो अमीरात कंट्री है, अरेबियन कंट्रीज है, वहां से रिच डिपॉजिट्स ऑफ द कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से मिलने वाला कोल जो है वो एक इसी कैटेगरी में आता है, एक्चुअल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी या डार्क सॉइल जिसको कहा जाता है, जिसमें ग्राउंडनट्स होते हैं जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कॉटन होती है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ऐसी जो ब्लैक सॉइल है जिसका हम लोग एट प्रेजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता है कि वो हमारे आसपास कितनी मात्रा में मौजूद है, तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। ये हम लोग क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं बच्चों डेवलपमेंट के बेसिस पे, कि वो कितनी डेवलप्ड है और हमें कितना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सेकंड एक क्राइटेरिया है एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकंड क्राइटेरिया बी है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? क्वांटिटीज, ऐसे रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज विच क्वांटिटी इज नॉट नोन, हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट अ प्रेजेंट आर नोन एज अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो आने वाले फ्यूचर में हम जिनको काम में ले सकें, उनकी कहीं ना कहीं हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये रिसोर्सेज हमारे पास है और हम इसका इस्तेमाल आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, ये हमें आने वाले समय में हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स बन जाएंगे, एक्चुअल रिसोर्स बन जाएंगे। कि अभी तो ये जमीन में मौजूद है या कहीं पे भी मौजूद है, हम इसका अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी हमें और पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज की तरफ फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose quantity is not known, जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है, एंड which are not being used at the present are known as the potential resources. They might not have been used at the present but can be used in future. ये माना जा सकता है कि वो शायद अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, लेकिन भविष्य में उनका इस्तेमाल करेंगे। At present the technology may not be that advanced, but gradually with the time those resources can be developed and utilized and can be turned into the actual resources। हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे कि ऐसा रिसोर्स है जिसका हमें अभी यूज हो रहा है, लेकिन बहुत लिटिल बिट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें पता है। जैसे एक एग्जांपल बच्चों आपके सामने सिलिकॉन भी है। सिलिकॉन ऐसा रिसोर्स है बच्चों जिसका इस्तेमाल बाय द टाइम हमने किया, पहले हमें नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल क्या है, किस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अब हम लोग देखते हैं क्वार्ट्ज होता है बच्चों, उसका इस्तेमाल हम लोग वॉचेस में करते हैं। सिलिकॉन का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में चिप बनाने में किया जाता है। तो जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तब हमें पता चला कि हम सिलिकॉन का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। तो इसी तरीके से कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिनका हमें पता तो है ये रिसोर्सेज, लेकिन बाय द टाइम यानी आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, ठीक है, उसी तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, और जब एक्चुअल इसका इस्तेमाल होने लग जाएगा तो वो भी एक्चुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। जब हम वापस देखते हैं बच्चों, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, टर्न इनटू द एक्चुअल रिसोर्सेज, वो धीरे धीरे करके एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन द अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंडमिल्स, द रिजर्व्स of uranium found in the Ladakh can be used in future। हमने एक एग्जांपल भी लिखा है बच्चों। यूरेनियम जो है बहुत महंगी मेटल है बच्चों, कह सकते हैं अपन। यूरेनियम का अभी हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, यूरेनियम लद्दाख से पाया जाता है बच्चों, तो उसका यूज जो है वो भी बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में भी हो जाएगा।
आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो वो भी बाद में एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है कि जमीन में कितनी है या कितनी मात्रा में हमें प्राप्त होगा, और अभी फिलहाल हम उसका इस्तेमाल इतना नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हम आगे उसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसा रिसोर्स कि जो पहले क्या था, पहले वो था पोटेंशियल रिसोर्स और अब वो एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है। एग्जांपल बता रही हूँ आपको, इन द अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंडमिल्स वर अ गुड पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज नाउ बिकम द एक्चुअल रिसोर्स। पहले क्या था कि विंडमिल जो थे वो पोटेंशियल रिसोर्स था, कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होता था या इतना इस्तेमाल नहीं था, लेकिन अब जब हमें पता चल गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई कि जो तेज आने वाली हवाओं का इस्तेमाल करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमने उस पोटेंशियल रिसोर्स को अब हमने एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चों विंड मिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किसमें, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। विंड मिल्स, विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड इन द नेदरलैंड्स, इन इंडिया दीज आर सेट अप इन द नागरकोइल इन द नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड इन गुजरात कोस्ट। जहाँ पे समुंदर किनारा होता है बच्चों, वहाँ पे ऐसे विंड फार्म्स होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी विंड मिल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है, इनको विंड फार्म्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो भारत में मैंने आपको बताया कि भारत में तमिलनाडु में ऐसे विंड फार्म्स जो है वो लगाए गए हैं, और गुजरात के कोस्टल एरिया में यानी गुजरात के समुंदर किनारे पे बच्चों ऐसे विंड फार्म जो है लगाए गए, जो विच वर पोटेंशियल रिसोर्सेज एट द अर्लियर, जो पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज राइट नाउ एंड वी आर यूजिंग इट। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हम लोग रिसोर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स की बात करें, ओरिजिन का मतलब होता है उनका उद्भव होना, वो कैसे उद्भव हुए हैं, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं, ओरिजिन का मतलब वो होता है। तो दो कैटेगरी होती है बच्चों, ओरिजिन उत्पत्ति की दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब समझते, बहुत अच्छी टर्म है बच्चों, साइंस में भी पढ़ोगे आप लोग। बायोटिक का मतलब होता है ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी चीजें हमें जीवित प्राणी, वस्तु, वनस्पति से मिलती है, दोज ऑल थिंग्स आर नोन एज बायोटिक। ठीक है, बायोटिक में क्या होगा बच्चों, ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम एग्जांपल लेंगे ऐसे रिसोर्सेज का, प्लांट्स हो गया, फिश हो गया, जैसे प्लांट्स हमें कुदरत से, नेचर से मिलते हैं, फिश जो है वो भी बायोटिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हम उसका करते हैं, इसलिए वो क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से कहलाते हैं बच्चों, अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स। नॉन लिविंग बीइंग्स मतलब जो चीजें जीवित नहीं है उससे हमें जो मिलते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गया। लैंड हमें पता है जमीन जीवित नहीं है, वाटर जीवंत नहीं है, एयर जीवंत नहीं है, मिनरल्स जमीन के अंदर से मिलते हैं, रॉक्स चट्टाने, ऐसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं। और जो कहीं ना कहीं ये माना जाता है बच्चों कि ये जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड क्वांटिटी में भी मौजूद है। जो बच्चों अबायोटिक रिसोर्सेज है, बायोटिक तो फिर भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन अबायोटिक रिसोर्सेज है, इनका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अब बायोटिक के बारे में। ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are biotic resources. Example, biotic resources are plants from which we obtain cereals, fruits and vegetables. Fish and other animals produce are also biotic resources. हमने बता दिया एग्जाम्पल में आपको। अबायोटिक रिसोर्स की बात करते हैं। All the resources which get from non-living beings are termed as abiotic resources. Examples of abiotic resources are land, water, mineral rocks, etc. Some of these resources are available in the limited quantities in nature. ये हमने पढ़ा बच्चों, इनका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें बच्चों हमने नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसके दो क्राइटेरिया पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। डेवलपमेंट में एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है वो पढ़े, जिनका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, वो पढ़ा। उसका एग्जांपल हमने लिया पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। इसके और भी एग्जांपल्स हैं बच्चों, जैसे कि रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन द रूर रीजन ऑफ जर्मनी और डार्क सॉइल इन महाराष्ट्र, मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्वांटिटी जिसकी हमें नहीं पता है कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है और जिसका इस्तेमाल वी माइट यूज इट इन फ्यूचर विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ
टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी इसका भी इस्तेमाल बढ़ेगा और लेटर ऑन इट विल मेक कन्वर्ट इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज। सेकेंड कैटेगरी थी बच्चों हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। आई होप you all understand it very well. Biotic and abiotic resources. Biotics obtained from the living organism and abiotic resources are those resources which we get from the non-living beings like land, water, air, etc. And they are in a limited quantity. I hope you all understand these two categories very well. ठीक है, बोर्ड को आप लोग देखिए बच्चों और इसको नोट डाउन भी करें। थैंक यू वेरी मच।